रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और यूं न थक कर बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वाले भैया। सो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप बच्चों आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और बच्चों हम आपकी तैयारी को चार चांद लगाने आ गए हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। बच्चों आज की इस वीडियो पे यानी क्लास 12th वालों के लिए है, वो भी फिजिक्स के लिए, ठीक है। बायो के लिए भी नहीं है बच्चों, फिजिक्स के लिए, क्योंकि बायो के चक्कर में आप लोग फिजिक्स को ना भूल जाना, क्योंकि बच्चों 6 मार्च का आपका फिजिक्स का पेपर जो कि 2025 में आपको देने जाना है। बच्चों आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा बार बार लगातार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न उत्तरों के बारे में। बच्चों इतने ज्यादा ये वायरल प्रश्न है कि हर बार की बोर्ड परीक्षा में ये 100% आते हैं। और आज की वीडियो बच्चों थोड़ी महामैराथन हो सकती है, ठीक है, महामैराथन हो सकती है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी की पूरी देखें। और जितने भी हमारे कमजोर छात्र हैं वो बच्चों इन प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार कर लें, क्योंकि प्यारे स्टूडेंट्स ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार आने वाले हैं और आपके जो 70 में से 70 अंक की तैयारी है वो बच्चों इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा आपकी तैयारी में। यानी बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे बाहर एग्जामिनर कभी प्रश्न देता ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा प्रश्न कौन कौन से हैं। तो ये भैया आ गया हमारा पहला प्रश्न, ठीक है, ये हमारा आ गया पहला प्रश्न और पहला ही प्रश्न बहुत ज्यादा जानदार खास है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। बच्चों 2018, 17, 16 और 15 में ये पूछे जाने वाला प्रश्न है और मुझे लग रहा है 2024 में भी, यानी पिछले बार ही ये प्रश्न आया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो इसको किस प्रकार से आप लोग करोगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डाल देनी, इसके बाद इस पर लिखना है किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है और इसको लिखना है इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? ई से प्रदर्शित करते हैं। देखो इसको दो बार आप लोग पढ़ लो, याद हो जाएगा, या तो वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा इस वीडियो को देख लेना तो आप लोगों को एकदम से एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल को उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है E बराबर F अपान क्यू नॉट। क्या होता है? E बराबर F अपान क्यू नॉट होता है। और इस पे लिखेंगे आप लोग, क्योंकि 3 नंबर में शायद ना पूछ ले। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, ठीक है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। बस आपको इतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लिख देना। अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे स्टूडेंट चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2024 पिछले ही साल ये प्रश्न पूछा गया, 19 में आया, 13 में आया, 12 में आया, 11 में आया, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 बार ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, शायद 2025 में भी ना टपक पड़े। तो 1 कूलाम आवेश यानी हमें दिया है जो हमारा आवेश है 1 कूलाम है, ठीक है, 1 कूलाम है। और हमको पता है 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं, ठीक है। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा Q बराबर NE, सूत्र पढ़ा है ना आप लोगों ने, Q बराबर NE। तो अगर हम N को यहाँ पे ले आए और जो हमारा Q है E है इसको इधर भेज दे तो N बराबर Q अपान E आ जाएगा, है ना, यह हमारा सूत्र है। तो देखो अब N बराबर Q का मान कितना? 1 कूलाम, तो 1 रख दिया। E का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19, तो 1.6 × 10⁻⁻19 रख दिया। अब जब इसका इसमें डिवाइड कराएंगे तो इसमें आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने हमारे इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में अच्छी तरीके से छा गया होगा। अब बच्चों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये है हमारा अगला प्रश्न जो कह रहा है कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। कूलाम के नियम का सदिश रूप हमें लिखना है। 2013, 19 और 22 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखो कितने आराम से आप इसको करते हैं। अगर कमजोर छात्र हैं आप तो इसको आराम से करोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हैं। माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी R है। तो आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल
क्या हो जाएगा, F12 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल F12 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा R घाते 2। और यहाँ पे क्या लिखेंगे R12, इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ R12 का मतलब R कैप 12 का मतलब होता है Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश, ये इसका मतलब, तो इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक, अब यहाँ पे तथा अब क्या करेंगे हम लोग, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल निकालेंगे, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो F21 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा R घाते 2 और R कैप 21, यानी कि इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। और जो यहाँ पे R कैप 21 यहाँ पे लिखा है तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जहां R कैप 21 Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है। और जो हमारा जो क्या कहते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 निकल के आया है, वही हमारा क्या है स्टूडेंट्स, कूलाम के नियम का सदिश रूप है। यानी समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 कूलाम के नियम का सदिश रूप है। बस इतना आप लोगों को बताओ, लिख देना है। कितना सरल है, कितना आसान है। ये प्रश्न 5 अंक में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बच्चों ये वाला भी प्रश्न अच्छे तरीके से तैयार हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये हमारा प्रश्न बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। 2019, 18, 16, 13, 11, 9, 8, 5, बताओ कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रश्न कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग आपको डाल लेना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या हेडिंग डाल लेना बच्चा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इस पे लिखना है आप लोगों को, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी या अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखो इस तरह में तो आप लोगों को परिभाषा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद देखो अब ये यह कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव मान लो एक ध्रुवीय है एक ध्रुवीय है, तो किसी एक आवेश, ठीक है, किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की जो ये दूरी है अल्पतम दूरी के गुणनफलों को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये माना वैद्युत द्विध्रुव का आवेश क्यों है, माना यहाँ पे आप क्यों आवेश दे दिया, माना क्यों आवेश है तथा मध्य दूरी d है। तो यहाँ पे मान लिया यहाँ पे जो इसकी दूरी है पूरी, यानी l, एक का नाम l है, यहाँ पे भी l है, तो l बराबर हो जाता है d, यानी कि पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हमने d मान ली। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, यहाँ पे क्या लिखा है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और इनकी अल्पतम दूरी यानी कि d। ठीक है, इसके गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे p से प्रदर्शित करते हैं। अब p बराबर q इंटू 2l हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक l है यहाँ पे एक l है, तो l बराबर 2l हो जाएगा, है ना। तो p बराबर क्या हो जाएगा 2ql, या तो p बराबर 2ql आप लिख सकते हैं। या तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक a मान लो, यहाँ से यहाँ तक a मान लो और इसको 2a कर दो, तो आप लिख सकते हैं p बराबर 2ql, p बराबर 2ql भी आप लिख सकते हैं। चाहे p बराबर 2ql लिखिए चाहे a लिखिए, a का मतलब बच्चों दूरी ही है। ठीक है, ध्रुव की दूरी, दोनों ध्रुवों की, यानी यहाँ ध्रुव है तो a यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी a और यहाँ से लेके यहाँ तक की a, यानी a 2a बन जाती है। और पूरी दूरी की बात करें तो पूरी दूरी को हम d नाम दे दिए। अगर इसके मात्रक की स्टूडेंट से बात करें तो कूलाम मीटर होता है, इसका मात्रक कूलाम मीटर। तो आई होप आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपके दिमाग में एकदम रट गया होगा। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये आ गया हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है और ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है भाई, न्यूमेरिकल है ही है। ठीक है, देखो 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। यानी हमसे क्या पूछा है, दूरी पूछा है। क्या पूछा है, दूरी पूछा है। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q/R घाते 2 ये होता है। अब हमको दिया क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है E बराबर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट दी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दी है हमारे 450 वोल्ट प्रति मीटर दी है। और आवेश कितना दिया है, यहाँ पे कूलाम आवेश यहाँ पे दिया है ना, Q बराबर 5 × 10⁻⁸ कूलाम ये दिया है। अब देखो जो हमारा 1/4πε0 यानी इतने का जो हमारा मान होता है वो होता है 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 होता है। अब हम सूत्र लगाएंगे सीधा, क्या सूत्र है, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R घाते 2, ये हमने सूत्र लगा दिया। E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R घाते 2 हमने यहाँ पे सूत्र लगा दिया। अब देखो 450, ठीक है 450 क्या है यहाँ पे
450 क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे 450, तो ई का मान 450 हमने रख दिया, 1/4π0 का मान 9 × 10⁻9 रख दिया, इंटू आवेश का मान हमें दिया है 5 × 10⁻60, तो हमने ये अब r⁻2 यानी हमें दूरी निकाली है, तो हमने दूरी का r⁻2 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, r⁻2 इधर ले आए, यहाँ पे ले आए, ठीक है, और 450 इधर भेज दिए, ये लो उसी तरह पूरा लिख दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे भाई, r⁻2 बराबर, अब देखो यहाँ पे क्या सिस्टम होगा, यहाँ पे 10 की घाते कितना है 9, यहाँ पे 10 घाते -8 है, तो यहाँ एक घात घट जाएगा, 10 घाते 1 बचेगा, 10 घाते 1 बट गया, और नपना यहाँ पे 45 हो जाएगा बटा 50 लिख जाएगा, ठीक। अब देखो, अब 10 का गुणा इसमें होगा तो ये भी 450 हो जाएगा, तो 450 बटा 450 यानी इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे एक बार में जाएगा, यानी जो r⁻2 बराबर 1 मीटर आएगा, अगर इसका अंडर रूट लेंगे तो 1 आएगा, यानी r बराबर 1 मीटर आ जाएगी आंसर। बताओ कितना आसान है, बस आप लोगों को समझने की जरूरत है, ठीक है। एक बार अच्छे तरीके से समझ लो तो भाई पूरे तरीके से आप लोगों को ये आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, इस दोबारा से इस प्रश्न को देख लो, या तो दोबारा से इस वीडियो को देख लो, पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं हमारा अगले प्रश्न की ओर। ये आता है हमारा अगला प्रश्न, स्थिर वैद्युतिकी में गास के नियम का उल्लेख कीजिए। देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2012, 14, 16, 19, 22, 24 में पूछा गया, पिछले ही साल बताओ पूछा गया है। यानी गास का नियम जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसको भी आप लोगों को देखो किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी है, गास की प्रमेय। क्या डाल लेना है, गास की प्रमेय। इसके बाद आपको लिखना है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी φE बराबर क्या हो जाता है, Q/ε0, ठीक है। देखो यहाँ पे एक कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ पे कोई आवेश Q है, तो जो Q आवेश है यहाँ पे क्या करें, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मान लो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है, φ, जिसको वैद्युत फ्लक्स को φ से प्रदर्शित करते हैं, और इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, यहाँ से जो एक पृष्ठ है यहाँ पे परिबद्ध पूरा कुल आवेश Q है, Q का ε0 गुना होता है, Q का गुना होता है 1/ε0 के, तो यहाँ पे φE बराबर क्या हो जाता है, Q/ε0। अब बच्चों यहाँ पे अगर बात करें ε0 क्या है, तो ε0 आपको लिख देना है, जहाँ ε0 निर्वात या जहाँ वायु ना हो की विद्युतशीलता है। निर्वात का मतलब जहाँ निर्वात यानी वात ना हो, वात का मतलब वायु ना हो। तो बस इस प्रकार से आपको बताओ, गास का नियम भी याद हो गया, कितने अच्छे तरीके से, कितने आसान तरीके से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये भैया आ गया हमारा अगला प्रश्न, कह रहा एक गासियन पृष्ठ के अंदर +Q, -2Q, +Q तथा +2Q आवेश रखे गए हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश फ्लक्स कितना होगा, ठीक है, मतलब फ्लक्स कितना होगा, प्रश्न पूछा है 2013, 17, 22 में सेम प्रश्न पूछा गया है। यानी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, लेकिन अब यहाँ पे जो आवेशों इनको बदल दिया जाता है, ठीक है। तो देखो गास के नियम के अनुसार, गास से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स होगा क्या होगा, समेशन Q/ε0, तो बराबर, अब यहाँ पे पूरा आवेशों को जोड़ दो आप, ये हमने पूरे आवेशों को जोड़ दिया, ठीक है, पूरे आवेशों को जोड़ दो, 3Q -2Q +Q+2Q, तो यहाँ पे प्लस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इसको जोड़ेंगे पूरा 4Q/ε0 होएगा, तो जो φ बराबर 4Q/ε0 इतना आ जाएगा। बताओ, बस इतना आसान है। आप लोग देखो इतना बड़ा प्रश्न लग रहा है, एग्जामिनर जो बच्चा होता है वो इतना पढ़ के ही छोड़ देता है, पढ़ के आप लोगों को नहीं छोड़ना। अगले प्रश्न की ओर बच्चों चलते हैं। ये आ गया हमारा बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E बराबर 2I + 4J + 7K में रखने पर S बराबर 10J होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। यानी हमें फ्लक्स निकालना है, तो हमें देखो दिया है, क्या दिया है E बराबर 2I + 4J + 7K। अब इस बराबर हमें क्या दे रखा है, सिर्फ 10J दे रखा है, तो हमें 0I लिखना पड़ेगा, 0I कैप + 10J कैप + 0K कैप। अब देखो वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, φE × S होता है, E × S होता है, तो φ बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, E का मान पूरा उठा के यहाँ पे रख दिया और S का मान यहाँ पे रख दिए। तो अब जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो भाई यहाँ पे 0 वाला 0 हो जाएगा और 4 धाम 40 हो जाएगा। यानी φE बराबर कितना निकल के आएगा, 40 वोल्ट मीटर। जो हमारा वैद्युत फ्लक्स निकल के आएगा वो 40 वोल्ट मीटर निकल के आएगा। तो ये भी आप लोगों को ये प्रश्न भी आई होप तैयार हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर स्टूडेंट्स चलते हैं। ये आ गया भाई हमारा अगला प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। 11, 14, 18 में तो पूछा गया, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, ये किसी ना किसी सेट पे आपके टपक सकता है। कौन सा प्रश्न है, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी वीमा लिखो। ठीक है, देखो इसकी परिभाषा भी आपको लिखना है और इसकी वीमा भी आपको लिखना है। 3 अंक का ये प्रश्न होने वाला है। ठीक है, 3 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो वैद्युत विभव सबसे पहले आप लोगों को क्या डालना है, यहाँ पे हेडिंग डाल देनी है। क्या डाल लेना है, वैद्युत विभव आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी है। इसके बाद आपको लिखना है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है।
यानी बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव या वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश से अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। अर्थात जो V बराबर होता है W/Q0 होता है, ठीक है। V बराबर क्या होता है? W/Q0 होता है, जहां पे Q0 जो है परीक्षण आवेश है जिसको अनंत से लाया गया है, W बराबर किया गया कार्य उसको अनंत से लाने में किया गया कार्य, और V बराबर है वैद्युत विभव। तो विभव बराबर क्या होता है? या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे छोटा प्रश्न है, 1 नंबर 2 नंबर का प्रश्न है, तो आप कैसे लिख सकते हैं? किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इस प्रकार आप प्रश्न बना सकते हैं अपने मन से, जैसा नहीं आ रहा आपको सूत्र बस याद है, अगर इतना बस याद है तो आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी पढ़ रहे हैं, ये क्लास देख रहे हैं, अगर इसको पढ़ रहे हैं तो भाई इससे अच्छी क्या बात है, ठीक है। अब इसको आगे हम लिखेंगे, यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? यह एक यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या तो वोल्ट होगा, ये होता ही होगा, नहीं होता ही है, ठीक है। अगर इसकी विमीय सूत्र की बात करें बच्चों तो इसकी विमीय सूत्र बराबर होता है ml/2 T⁻−3 A⁻−1 और यही होगा, ठीक है। ml/2 T⁻−3 A⁻−1। बस इतना, इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे वैद्युत विभव भी अच्छे तरीके से आपको लिख देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारते चलो, या तो आप लोग इसको पढ़ते चलो या तो वीडियो दोबारा देखते चलो, ठीक है। यानी पूरी वीडियो एक बार देख लो, इसके बाद फिर दोबारा देख लो। देखो जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है, संधारित्रों में परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है? संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है? 2018, 14, 10 और 2024 में पूछा गया है, पिछले ही साल ये पूछा गया है। तो देखो भाई, जो संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, तो आप लोग देख लो, एक बार पढ़ लो इसको अच्छे तरीके से। क्या आपको लिखना है अपने एग्जाम कॉपी पे अपने लिखना है, संधारित्रों की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी धारिता है C बराबर 1/V होता है, यानी कि जो हम अगर वोल्टता क्या कहते हैं घटाएंगे तो हमारी धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, विभवांतर। धारिता बढ़ाएंगे तो वोल्टता घट जाएगी, विभवांतर घट जाता है, ठीक है। तो देखो यही हमारा क्या है, जब संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ के उपयोग जब करेंगे तो यहाँ पे धारिता इसलिए बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों बढ़ जाती है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया। एक बार और पढ़ के सुना दूं आप लोगों को, ये लो एक बार और पढ़ लो। संधारित्रों की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेशों के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है, यानी विभवांतर घटेगा और धारिता हमारी बढ़ेगी। बस इस प्रकार से आप लोगों को इसको लिख देना। अब बच्चों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये आ गया हमारा अगला प्रश्न, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक सी धारिता, ठीक है, एक धारिता वाले संधारित्रों की ऊंचाई संचित ऊर्जा U है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q का मान C तथा U के पदों में लिखिए। C तथा U के पदों में लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, 13, 18 और 20 में पूछा गया है। तो संधारित्र की संचित ऊर्जा U बराबर क्या होता है, हाफ Q²/C होता है। क्या होता है, हाफ Q/C² होता है। तो संधारित्र की प्लेट पर आवेश Q का मान C तथा U के पदों में लिखने पर, यानी कि अगर हम U पे क्या कहते हैं Q और C और U के पदों पे लिखेंगे तो U बराबर 1/2 यानी कि हाफ Q²/C है। अगर इसको किसके C और U के पदों में लिखेंगे तो हमारा Q² यहीं पे रहेगा और 2 उधर चला जाएगा, C इधर चला जाएगा, 2UC आ जाएगा। यानी अगर जो हमारा इसको स्क्वायर लगा इसको उधर ले जाएंगे तो भाई अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे किसके पदों में C और U के पदों में लिखना था, तो C और U के पदों में लिख गया, Q बराबर √2UC। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना सरल है, बताओ, इतना सा बस आपको याद करना है, बताओ 2 नंबर आपके पक्का। अब अगले बच्चों प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आपके लिए। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य? 2015, 17, 20, 22 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। समझ लो 1, 2, 3, 4 बार ये प्रश्न पूछा गया है। समविभव पृष्ठ
अब इस बार भी पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, किसी ना किसी सेट पे तो बच्चा टपकेगा ही। समविभव प्रश्न, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे हेडिंग डाल देनी है, ठीक है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो तो समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। अब इसके उदाहरण की बात करें जैसे किसी बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ गोलाकार तथा रेखीय आवेश का समविभव पृष्ठ बेलनाकार होता है। तो यही क्या है, समविभव पृष्ठ। यानी जैसे किसी बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है तथा रेखीय आवेश का क्या होता है, समविभव बेलनाकार होता है। तो बस इस प्रकार से आप लोगों को समविभव पृष्ठ और उसका उदाहरण आप लोगों को एक अच्छे तरीके से लिख देना है, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न ये रहा। अगला भाई प्रश्न हमारा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। 11, 18, 20 में ये प्रश्न पूछा गया। तो आप लोगों को विभव प्रवणता पहले हेडिंग डालेंगे, इसके बाद आपको लिखना है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता बराबर होता है -ΔV/ΔX, यानी बराबर या तो आप लिखे dV/dx, या dV/dx लिखो चाहे ΔV/ΔX लिखो, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ पे डेल्टा लिख दो चाहे डेल लिख दो या तो यहाँ पे डी लिख दो, ठीक है। अब देखो ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव घटता है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह हम लोगों ने दिया है तो ऋणात्मक चिन्ह आपको एग्जामिनर को बता देना है। ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव घटता है। क्या मालूम एग्जामिनर हो बच्चों सिर्फ इतना ही देख के आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर प्रोवाइड करा दे, ठीक है। तो बच्चों देखो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न जो कि थोड़ा सा क्या है, न्यूमेरिकल टाइप है। तो इसको भी हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे तरीके से पहले पढ़ो इसको। हमारा यहाँ पे प्रश्न कह रहा है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है स्टूडेंट, 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा, ठीक है। यानी दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो है 60 वोल्ट। अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। 2010, 12, 18 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, दिया है VA-VB बराबर 60 वोल्ट। VA-VB बराबर यानी कि भाई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने, दो बिंदुओं के बीच की जो विभवांतर 60 वोल्ट है। यानी एक बिंदु VA एक बिंदु VB है, इनके जो बीच का जो विभवांतर वो कितना है, 60 वोल्ट है जो का विभवांतर है। अब यहाँ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻5 कूलाम आवेश को ले जाना है। यानी जो हमारा क्यों है वो कितना, 3 × 10⁻5 कूलाम आवेश, ठीक है। इतना कूलाम आवेश को ले जाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, W/Q होता है। VA बराबर या VB बराबर जो वोल्ट होता है, विभव होता है, वो क्या होता है, विभवांतर होता है, W/Q के होता है। तो यहाँ पे जो ये इसका अंतर दे रखा है वो 60 वोल्ट दे रखा है। तो हमने 60 वोल्ट यहाँ पे रख दिया बटा W/, अब आवेश कितना 3 × 10⁻5 दे रखा है। अब यहाँ पे W हमको निकालना है, ठीक है, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो W बराबर भैया 18 यानी 180 × 10⁻5 जूल, इतना हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻5 कूलाम को ले जाना है, इतना कार्य हम लोगों को करना पड़ेगा। तो देखो इतना आसान तरीके से आप लोगों को मैंने समझाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। काफ़ी बच्चे कमज़ोर हैं तो एक बार इसको और देख लेना भाई, बैक कर लेना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भैया हमारा अगला प्रश्न आ चुका है। 10 पिकोफैरड एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, ठीक है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो देखो 2016, 18 और 2020 में ये पूछा जाने वाला अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो देखो दिया हमें C बराबर 10 पिकोफैरड, 10 पिकोफैरड दिया है। अब पिकोफैरड को हमको फैरड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 × -12 का गुणा करना पड़ेगा। तो 10 × 10⁻12 फैरड आ गया। 50 वोल्ट दे रखा है तो V बराबर हमने 50 वोल्ट यहाँ पे रख दिया। अब कह रहा है स्थिर विद्युत मतलब कि विद्युत ऊर्जा संचित होगी, कितनी हमको ऊर्जा इस पे लगेगी, कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो क्या होता है भैया, जो देखो V बराबर क्या आ जाएगा, ½ CV², हाफ CV² आ जाएगा, ठीक है। इसका सूत्र ये होता है ½ CV²। तो देखो 1/2 आ गया। अब यहाँ पे C कितना है, 10 × 10⁻
-12 यहाँ पे दे रखा है, और 50 वोल्ट। 50 वोल्ट का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखो इसको हमें वोल्ट पे कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स होता है इसका क्या कहते हैं, स्क्वायर कर देंगे, v का स्क्वायर यहाँ पे लिखा ना, v का स्क्वायर, वोल्ट का भी स्क्वायर कर देना है। तो विभव को हमने यहाँ पे इसका 50 लिखा, 50 का स्क्वायर कर दिया, तो 5 गुणे 2500 इंटू 10 घाते -12 यहाँ पे निकल के आया। कितना निकल के आएगा, 5 गुणे 2500 इंटू 10 घाते -12 निकल के आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 25 पंचे 125 होता है, 25 पंचे 125 कर दिया, और यहाँ पे ये 2 जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ पे 12 है तो 10 गुणे 10 की घाते 2 बढ़ेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर देगा, तो 10 घाते 10 जूल बचेगा। तो यहाँ पे जो ऊर्जा निकलेगी U बराबर 1/2 125 गुणे 10 घाते -10 जूल यहाँ पे निकल के आएगा। तो आइए बच्चों, आप लोगों को ये बहुत आसान सवाल है, एक बार अच्छे तरीके से देख लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न ये रहा। देखो कितना बड़ा सवाल है और आंसर थोड़े में निकला हुआ है। ठीक है, कितना बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है बच्चों, और आंसर जो है बहुत ही थोड़े में निकला हुआ है। तो देखो इसको अच्छे तरीके से देखो, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट, ठीक है, 2 बड़ी पतली धातु की जो प्लेट है एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर है, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा निकट और समांतर है। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेशों के पृष्ठ के घनत्व के परिणाम 17 गुणे 10 घाते -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना बहुत आसान है, बस आपको लोगों को ये वाला सूत्र याद होना चाहिए, E बराबर सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। तो देखो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो 13, 16, 24 में पूछा गया, पिछले साल सेम प्रश्न आया था, सेम प्रश्न देखो कितने बार रिपीटेड हो रहे हैं प्रश्न ना, सेम प्रश्न आया था। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी हो जाएगी E बराबर सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, जो सिग्मा का हमारा मान दे रखा है यहाँ पे पृष्ठ के घनत्वों का परिणाम 17 गुणे 10 घाते -12 दे रखा है बटा, और जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8 गुणे 8 5 गुणे 10 घाते -12, तो इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.92 गुणे 10 घाते -10 न्यूटन प्रति कूलाम निकल के आ जाएगा। तो बताओ इतना छोटे से में आंसर निकल के आ रहा है, और इतना बताओ इतना बड़ा प्रश्न है भाई। अगर आप लोगों को ये छोटा सा आप लोगों को सूत्र याद होगा तो आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस प्रश्न को कर सकते हैं, नहीं याद होगा तो भैया आप लोग बस दूसरे विद्यार्थियों की तरह इधर उधर झांकते रहेंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। ये हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन, अरे भैया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। 2006, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, देखो कितनी बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बार ये प्रश्न आ चुका है। तो बताओ आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये प्रश्न बच्चों कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, यानी कि इस बार भी ये प्रश्न शायद इस बार पूछा जाए। तो इसको देखो, पहले अनुगमन वेग, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे हेडिंग डाल लेनी है। क्या डालना है, अनुगमन वेग आप लोगों को यहाँ पे हेडिंग डाल लेनी है ना। तो देखो अनुगमन वेग हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है, जब चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ दी जाती है, जब चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ दी जाती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से चालक के भीतर ऋण से धन विभव की ओर गति करने लगते हैं। इस नियत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। देखो कितना बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसको तैयार कर सकता है। ठीक है, जब चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ दी जाती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से चालक के भीतर ऋण से धन विभव की ओर गति करने लगते हैं। ठीक है, इस नियत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, इस नियत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इसका मान 10 की घाते -4 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है और इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप आप लोगों को मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग जो आता है, जो कि हर साल की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये भी तैयार हो गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। आप कहीं भी जाके किसी भी गेस पे जाके किसी भी क्वेश्चन पेपर पे जाके इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि भैया हाँ शायद ये एनसीईआरटी वाले भैया जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही सवाल पढ़ाते हैं कि बस नाम है एनसीईआरटी वाले भैया रखे हैं, है ना। तो आप लोग इनको जाके देख सकते हैं अच्छे तरीके से। किसी भी गेस को उठा लो, किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा लो, पिछले सालों के प्रीवियस ईयर को उठा लो, देख लो, एक बार मिला लो कि कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि मैं आपके लिए खोज कर लाया हूँ। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न को करते हैं भैया। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व जो दे रखा है 10 गुणे 10 की घाते -18 कूलाम प्रति मीटर है।
ठीक है। जो रैखिक आवेश घनत्व है वो 10 × 10⁻18 कूलाम प्रति मीटर है। तार के 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी जो 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। 2017, 2019, 2020, 2023 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इस बार भी चांस है कि ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाए। ठीक है, 2017, 19, 20, 23 में पूछा जा चुका है। तो देखो, एक अनंत तार के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश जो घनत्व दे रखा है वो 10 × 10⁻18 कूलाम प्रति मीटर दे रखा है और तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमको ज्ञात करना है। यानी 2 सेंटीमीटर दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमको स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्ञात करना है। देखो, जो हमें पहले दिया है पहले उसको लिख लिया करो आप लोग। जो हमको दिया रहता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है रैखिक आवेश से दूरी r। ठीक है, रैखिक आवेश से जो r दूरी है वो r बराबर 2 सेंटीमीटर है। रैखिक आवेश से दूरी r बराबर 2 सेंटीमीटर है। अगर सेंटीमीटर को हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 2 × 10⁻² मीटर आ जाएगा। 2 × 10⁻² मीटर आ जाएगा, है ना। अब देखो, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा, रैखिक आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा बराबर कितना हमें दे रखा है? 10 × 10⁻18। तो 10 × 10⁻18 कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है भैया। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E बराबर 1/4πε0 × 2 λ/r होती है। तो यहाँ पे जो हमें यहाँ पे लैम्डा को 2 लैम्डा लेंगे। ठीक है, जो लैम्डा रैखिक आवेश घनत्व है उसको लैम्डा 2 लैम्डा यहाँ पे ले लेंगे। और अगर आप बात करें 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो मैंने पीछे भी आप लोगों को कि 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है। तो यहाँ पे 9 × 10⁻9 रख देना, इंटू 2 इंटू लैम्डा का मान कितना दे रखा है? 10 × 10⁻8, 10 × 10⁻8 बटा, अब यहाँ पे r क्या है? यहाँ पे r जो हमने निकाला 2 × 10⁻² मीटर। तो यहीं पे हमने लिख दिया 2 × 10⁻² मीटर। ठीक है, ये निकल गया। हमने मीटर में, इसको पहले सेंटीमीटर में था तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे E बराबर 9 × 10⁻2 इंटू 10⁻2 हो जाएगा। कैसे होगा भैया? 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 यहाँ पे कट गया। अब 10 है, यहाँ पे 10⁻2 है, यहाँ पे 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे +2 में हो जाएगा, यानी 10⁻2। अब यहाँ 10⁻9 है, यहाँ पे 10⁻8 है। तो भैया यहाँ से एक घात घट जाएगा, 10⁻1 ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 1 बचा, यहाँ पे 10 1 बचा, 10⁻2 हो गया। ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में तो ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10⁻2। यानी यहाँ पे जो आ जाएगा, यहाँ पे 10⁻2 इंटू 10⁻2 10⁻4 हो जाएगा। गोला में घातें जुड़ती हैं। तो E बराबर 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम यहाँ पे इसका आंसर फाइनली निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, इतना जो हमारा सवाल था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो न्यूमेरिकल भी आप लोगों को तैयार करते हुए चलना है। ठीक, इतना बड़ा सवाल है और इतना छोटा बताओ आंसर, मतलब एकदम आसान भाषा में, बिल्कुल बहुत ही आसान। अगर आपको सूत्र याद है तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसको मेरे प्यारे विद्यार्थी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, और हमारा अगला प्रश्न कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको भी आप लोगों को नज़र में रखते हुए भैया करना है। ठीक है, संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। संधारित्र कहते किसको हैं और संधारित्र की धारिता की परिभाषा आप लोगों को देना है। 2013, 2015, 2018, 2021 में ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। संधारित्र बताओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है संधारित्र। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या डाल लेना है? हेडिंग डाल लेना है संधारित्र। ठीक है, हेडिंग आपको प्यारी प्यारी डाल लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थी। संधारित्र आप लोगों को यहाँ पे हेडिंग डाल लेना है। ठीक है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक है, इसमें समांतर प्लेटों का एक युग्म होता है, जिस पर विपरीत आवेश होता है। युग्म की एक प्लेट को विभव दिया जाता है तथा दूसरी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। इसमें समांतर प्लेटों का एक युग्म होता है जिस पर विपरीत आवेश होता है। युग्म की एक प्लेट को विभव दिया जाता है तथा दूसरी को विभव से जोड़ दिया जाता, दूसरी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो इसकी क्या हो गई? ये संधारित्र की हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। अब यहाँ पे संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या कहते हैं? देखो, संधारित्र धारिता किसी संधारित्र को दिया गया आवेश तथा विभव में वृद्धि के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। यानी C बराबर Q/V, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको संधारित्र और संधारित्र की धारिता 3 नंबर में प्रश्न आ सकता है, तो आप शायद 5 नंबर में भी 1-2 बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, लेकिन वो थोड़ा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन इतने में ही आपका काम चल जाएगा। तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ठीक है,
भाई चलो अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये आ गया अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार पक्का आएगा, 100% आएगा। अनुगमन वेग, अभी आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए, बस इतना ही प्रश्न आएगा। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध, शायद ये टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी आ सकता है। आपको ये रहा कि इसमें आपको टिक करना होता है। वैद्युत देखो 2008, 15, 17, 20, 23, 24 में भी पूछा जा चुका है। 24 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो भाई I बराबर NeAVD, बच्चा बच्चा जानता है I बराबर NeAVD होता है। ठीक है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन में जो संबंध होता है वो I बराबर NeAVD होता है। अब जहां पर अगर बात करें जो हमारा N होता है वो N बराबर, यहाँ पे N बराबर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और जो E बराबर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अगर A की बात करें तो भाई अनुप्रस्थ काट या परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है। अनुप्रस्थ काट या परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है। VD बराबर होता है अनुगमन वेग। I बराबर होती है वैद्युत धारा। ठीक है, तो आपको ये भी तैयार हो गया होगा। इसको देख लो, 2 नंबर पूछा है तो आप लोग इतना लिख देना। अगर सिर्फ टिक द करेक्ट ऑप्शन में आए इतना लिख देना। ठीक है भाई, जो इसका डेरिवेशन आएगा तो भैया 5 ही अंक में आएगा। तो डेरिवेशन की मैं एक वीडियो अभी ला दूंगा, लेटेस्ट में ही लाऊंगा बच्चों, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ। जितने भी महत्वपूर्ण आपके डेरिवेशन रहेंगे उनको मैं एक ही वीडियो पे करा दूंगा। ठीक है, देखो अगला प्रश्न देखते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। 2013, 16, 17 और 19 में प्रश्न पूछा जा चुका है। 1, 2, 3, 4 में प्रश्न ये पूछा जा चुका है। तो देखो, विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध, VD बराबर EV टाउ अपान ML होता है। अब जहां पर VD हमारा अनुगमन वेग हो जाता है, V बराबर विभवांतर हो जाता है, L बराबर चालक की लंबाई हो जाता है। अगर टाउ की बात करें तो भैया श्रांति काल हो जाता है। तो बस इतना ही आपको लिख देना भैया। ये भी प्रश्न आपका तैयार हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ज़्यादा सरल प्रश्न, बहुत ज़्यादा हर बार आने वाला प्रश्न क्या है। अनोमी प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? अनोमी प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? 2005, 9, 12, 19 और 23 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है। तो अनओमी प्रतिरोध की अगर बात करें भैया, तो अनओमी प्रतिरोध वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं। जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें हम अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो वैद्युत बल्ब का तंतु व डायोड बल्ब, ठीक है, जो यानी कि वैद्युत बल्ब का तंतु हो गया और डायोड बल्ब हो गया, तो ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो ये क्या हो गए? अनोमी प्रतिरोध हो गए, है ना। तो देखो कितना आसान से मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, ये हमारा आ गया अगला प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं वीमा लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और वीमा आपको लिखना है। 11, 12, 13, 17, 20, 23 में पूछा गया है। विशिष्ट प्रतिरोध बताओ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ पे हेडिंग सबसे पहले प्यारी प्यारी आपको लोगों को डाल लेना है। विशिष्ट प्रतिरोध आपको हेडिंग डाल लेना है। किसी चालक के एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार के प्रतिरोध को चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब इसे किसे रो से प्रदर्शित करते हैं? इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर R अपान A अपान L होता है। R गुणे A अपान L होता है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है और तथा इसकी वीमा होती है mL/3 T⁻³ A/2। बस इसकी वीमा हो जाती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध तैयार हो गया आपका। ठीक है, अब अगला विशिष्ट चालकता। देखो, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार की बोर्ड परीक्षा में इससे स्टूडेंट से प्रश्न बनता ही बनता है। तो विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। 12, 18, 20, 24 पिछले ही साल आया है, पिछले ही साल आया। तो देखो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो विशिष्ट चालकता सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे प्यारी प्यारी हेडिंग डाल लेना अपने पेन से। किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, अगर इसका व्युत्क्रम कर दिया जाए विशिष्ट प्रतिरोध का, तो ये क्या हो जाता है? विशिष्ट चालकता हो जाती है। यदि किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है तो विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर, इसे विशिष्ट चालकता किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। तो यहाँ पे सिग्मा बराबर 1/रो हो जाता है। इसका मात्रक ओम मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है इसका मात्रक, विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है। तो देखो विशिष्ट चालकता भी आप लोगों को तैयार हो गई। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट
चालकता कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। ये हमारा आ गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? 2016, 18, 24 में पूछा गया, समझ लो पिछले ही साल पूछा गया। ठीक है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप समझते हैं भैया क्या है, तो बताना है आप लोगों को। सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को तैयार हो गया। अगला भैया देखते हैं। मैंने कहा था ना थोड़े मैराथन क्लास होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लो आप लोग। किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व जे में क्या संबंध है? ये 6, 8, 14, 18 में पूछा गया। थोड़ा पुराना प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी चालक की विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1/ρ होती है भाई, जहाँ ρ विशिष्ट प्रतिरोध होता है, लेकिन ये क्या कहते हैं, ρ बराबर E/J होता है, और जहाँ E बराबर होते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, J बराबर होता है धारा घनत्व, तब सिग्मा बराबर 1/ρ हो जाता है। तो भैया 1/ρ का मान हम E/J रख देंगे। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे सिग्मा बराबर अपन रो का मान E/J रख देंगे। रो का मान E/J यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे जो सिग्मा बराबर हो J/E हो जाएगा और J बराबर सिग्मा × E हो जाएगा। यही हो जाएगा किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व के बीच संबंध। देखो कितना आसान, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान शब्दों में व्यक्त किया गया है। देखो आप लोग, ये आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा आ गया भैया अगला प्रश्न। क्या कह रहा है? विभव मापी द्वारा मापे गए सेल का वैद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों होता है? ठीक है, विभव मापी द्वारा मापे गए सेल का वैद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों होता है? 2008, 9, 20 में पूछा गया। पुराना प्रश्न है, मतलब देखो भाई 8 में पूछा गया था, 9 में पूछा गया था, इसके बाद डायरेक्ट एग्जामिनर ने 20 में दे दिया है ना। तो इसको एक बार पढ़ लो, छोटा सा है। देखो, विभव मापी द्वारा मापे गए सेल का वैद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों होता है? तो क्योंकि विभव मापी से पाठ्यांक तब लिया जाता है जब परिपथ में परिणामी धारा शून्य होती है, अर्थात सेल खुले परिपथ में होता है तथा यह अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्टमीटर तुल्य होता है। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों को लिख देना है, आपका काम पूरा हो जाएगा। अब बच्चों स्टूडेंट से हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। ये हमारा आ गया अगला प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न है, किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, किरचॉफ दादा ने हमें 2 नियम दिए थे, तो किरचॉफ का धारा नियम आप लोग पहले समझ लो। किरचॉफ का धारा नियम वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो किरचॉफ का धारा नियम में क्या होता है भैया, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, अर्थात समेशन I बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, अतः अगर दूसरे शब्दों में हम बात कहें तो यह भी कह सकते हैं कि संधि की ओर वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह भी कह सकते हैं कि संधि की ओर वाली धाराओं का योग, यानी जो अगर संधि की ओर जाएं और जो संधि से दूर जाएं, संधि की ओर जाएं और संधि से दूर जाएं, उनके बराबर होता है, उनकी धाराओं का योग के बराबर होता है। तो यही हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम कह सकते हैं या किरचॉफ का धारा नियम कह सकते हैं। अगला प्रश्न भैया आता है व्हीटस्टोन सेतु, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8, 9, 14, 17, 19, 23 में पूछा जा चुका है। व्हीटस्टोन सेतु में यदि सेल तथा धारा मापी में स्थित हो आपस में बदल दिया जाए तो संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों पड़ेगा? देखो व्हीटस्टोन सेतु में यदि सेल तथा धारा मापी की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा, संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको बताना है और क्यों प्रभाव पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लेते हैं एक बार भैया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो संतुलन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका कारण यह है कि सेल तथा धारा मापी व्हीटस्टोन सेतु के विकर्णों के सिरों पर जुड़े होते हैं। किसी भी एक विकर्ण के सिरों के बीच सेल जोड़ने पर दूसरे विकर्ण के सिरे पर समविभव होने के कारण सेतु संतुलन रहता है। ठीक है, सेतु क्या रहता है? संतुलित अवस्था में रहता है, संतुलन रहता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा आ गया भैया एक न्यूमेरिकल है। दिए गए चित्र में वैद्युत धारा I का मान होगा। दिए गए चित्र में वैद्युत धारा I का मान क्या होगा भैया? इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये किससे लगेगा? किरचॉफ का जो भी हमने नियम पढ़ा, अभी प्रथम नियम पढ़ा, ये उससे ये वाला सवाल लगेगा।
ठीक है, देखो किरचॉफ के नियम अनुसार यहाँ पे चित्र दे रखा है, देखो ये धारा यहाँ पे आ रही है, ये धारा आई और ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो योग होता है वो बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। अभी यही तो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे दूसरे शब्दों में आप लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा, दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि संधि की ओर वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये देखो संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो योग है वो बराबर है संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो संधि की ओर कौन आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, 10 प्लस आई आ रही है, 10 एम्पियर की धारा आ रही है और आई एम्पियर की धारा आ रही है, बराबर किसके हो जाएगा, दूर जाने वाली। ये देखो ये उधर दूर है, ये दूर जा रहा है, ये दूर जा रही है, यानी 3 एम्पियर दूर जा रही है, 4 एम्पियर दूर जा रहा है, 6 एम्पियर दूर जा रही है। तो अब यहाँ पे 10 प्लस आई बराबर 13 हो जाएगी। इसको जोड़ोगे भाई, 4 3 7 और 7 6 12 13, ठीक है, यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम 10 को इधर ले जाएं तो आई बराबर 13 माइनस 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो आई बराबर 3 आ जाएगा, यानी आई बराबर 3 एम्पियर आ जाएगा। यही आपका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना सरल था। आप लोगों को इस प्रकार के सवाल भैया आते हैं तो आप लोगों को इस प्रकार के सवालों को भी अच्छे तरीके से निपटा लेना है, कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न भाई देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विभव मापी की सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है, थोड़ा जल्दी ले करते हैं, ठीक है। विभव मापी की सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। विभव मापी की सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है और इसे बढ़ाया किस तरीके से जा सकता है, किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो देखो भैया, विभव मापी के प्रयोग में जॉकी को शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा विस्थापित करने पर धारा मापी में बहुत अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाए तो विभव मापी सुग्राहिता होता है। किसी विभव मापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब विभव मापी की विभव प्रवणता के बराबर V/L, जहां पर जो हमारा V हो जाएगा विभव मापी के तार के सिरों पर विभवांतर हो जाएगा, और L की बात करें तो विभव मापी के तार की लंबाई हो जाएगा, यानी K समानुपाती 1/L यहाँ पे हो जाएगा। अर्थात विभव मापी के तार की लंबाई L बढ़ाने पर K का मान कम हो जाएगा, अर्थात विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ जाएगी। समझे कि नहीं समझे, कैसे बढ़ जाती है, ये लो एक बार इसको और एक बार थोड़ा वीडियो को पीछे करके एक बार सुन लो, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। या तो इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लो। देखो 5 अंक का प्रश्न है भैया, अच्छे तरीके से करना आप लोग, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। 2015, 17, 20, 24 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/4 I डेल्टा L sin θ/r2 हो जाएगा, जहां μ0/4 अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और μ0 की बात करें तो भाई म्यूनाट जो निर्वात की विद्युतशीलता है। म्यूनाट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बच्चों चलते हैं। ये हमारा भैया आ गया हमारा अगला प्रश्न। क्या अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। 2006, 8, 11, 12, 18 और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है, तो इसको देखो। लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 NI/L हो जाएगा, यानी B बराबर μ0 NI/L हो जाएगा, यानी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगी इसके μ0 N/Li हो जाएगा। N/L को एक जगह लिख दें, क्योंकि हमको पता है कि n छोटा स्मॉल n बराबर N/L होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ इसके जगह हमने इसको रख सकते हैं कि नहीं, तो B बराबर μ0 NI, यानी इसका जो मात्रक होगा न्यूटन एम्पियर मीटर हो जाएगा। जहाँ पर n बराबर, यहाँ पे देखो लिख भी देंगे, जहाँ पर n बराबर N/L परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न को कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी आप लोगों को बताता हूँ कि भैया आप लोग बोर ना हो, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। 2017, 18, 22 में ये प्रश्न लगातार पूछा जा चुका है। चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो देखो, किसी कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है जो इस पर एकांक चुंबकीय क्षेत्र में कार्य करता है, जबकि कुंडली की अक्ष क्षेत्र के लंबवत हो। इसकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यानी चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा आप लोग दे नहीं है। क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा, किसी कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है जो इस पर एकांक चुंबकीय क्षेत्र में कार्य करता है, जबकि कुंडली की अक्ष क्षेत्र के लंबवत हो। इसकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साइक्लोट्रॉन के कार्य करने का सिद्धांत यह है कि यह लगाए गए प्रत्यावर्ती विभवांतर तथा आवेशित कण की परिकरण आवृत्ति समान होती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न भाई जल्दी देखते हैं। जी हमारा अगला प्रश्न आ गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? भाई आपको लोगों को बताना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से तात्पर्य क्या है भैया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान दूरी व समय के साथ परिवर्तित ना हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है दूरी और किसके साथ, यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान दूरी व समय के साथ परिवर्तित ना हो रहा हो तो इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, तो भाई इसको लिख देना है। इसके बाद और देखते हैं, धारामापी में अमीटर एवं वोल्टमीटर में किसका प्रतिरोध अधिकतम तथा किसका न्यूनतम रहता है? तो अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो न्यूनतम रहता है तथा वोल्टमीटर का अधिकतम रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतरराष्ट्रीय पद्धति के मात्रक लिखिए। तो जो चुंबकीय फ्लक्स का जो घनत्व होता है उसका एसआई मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। अब देखो निर्वात की चुंबकशीलता की वीमा व मात्रक लिखिए। तो भाई निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है उसका जो वीमा और मात्रक हम लोगों को लिखना है। तो निर्वात की चुंबकशीलता, ये सारे के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निर्वात की चुंबकशीलता की वीमा होती है MLT घाते -2 A घाते -2। ठीक है, मात्रक की बात करें तो न्यूटन प्रति कूलाम सेकंड स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर घाते 2 होता है। ये आपका हो गया। इसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो भाई चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर NIA। N की बात करें तो कुंडली में फेरों की संख्या होती है, I बराबर प्रवाहित धारा होती है, A बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। मात्रक की बात करें तो एम्पियर मीटर घाते 2 होता है। तो यही आपका हो गया। ठीक है, अब बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये भैया आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से कर लेना है। क्या है हमारा, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखिए। चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखिए। 2016, 19 और 23 में पूछा जा चुका है, तो शायद 24-25 में भी आ जाए। ठीक है, 16 पूछा गया, 17, 18 में नहीं पूछा गया, 19 पूछा गया, 20, 22 में नहीं पूछा गया, 23 पूछा गया, अब 24 में नहीं, शायद 25 में आ जाए शायद, है ना, शायद 25 में आ जाए, तो इसको तैयार कर लेना। धारामापी की धारा सुग्राहिता, यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षोभ के बराबर होता है। यानी जो धारा सुग्राहिता IS बराबर फाई अपान आई होती है, या तो इसको NAB अपान C बोलते हैं, यही होता है। ठीक है, अब जहां पर N बराबर क्या हो जाता है, कुंडली में फेरों की संख्या हो जाती है, A बराबर क्षेत्रफल हो जाता है, B बराबर चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, C बराबर मरोड़ दृढ़ता हो जाती है। तो इस प्रकार से चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजक हम लोगों ने यहाँ पे प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोगों ने इसका जो व्यंजक है उसको हमने प्राप्त कर लिया। अब अगला प्रश्न भाई देखते हैं। अगला भी प्रश्न भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा देना 2011, 18, 22 में पूछा जा चुका है। तो चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा हमको इस प्रकार से देनी है, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। इस प्रकार से आपको चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा दे देनी है। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं भाई, नति अथवा नमन कोण को आप क्या समझते हैं? भाई नति कोण बहुत ज्यादा आता है प्रश्न में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2012, 16, 18, 23 में पूछा जा चुका है, शायद 25 में भी टपक जाए। तो नमन कोण की बात करें तो किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष द्वारा क्षैतिज दिशा से बनाया गया कोण उस स्थान पर नति अथवा नमन कोण कहलाता है। समझ गए आप लोग नति कोण क्या होता है? देखो, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष द्वारा क्षैतिज दिशा से बनाया गया कोण उस स्थान पर नति अथवा नमन कोण होता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये प्रश्न भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। ये हमारा आ गया बच्चों अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारा है पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर चुंबकीय ध्रुवों यानी चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होगा। देखो इस प्रकार से अभी नमन कोण हमने पढ़ा, ठीक है। तो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर
चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला हमारा प्रश्न है, तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कर देना है, ठीक है। तो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर नमन कोण होगा थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। कितना होता है, थीटा जो हमारा कोण निकल के आता है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर खड़ी हो जाती है। चुंबकीय सुई क्या होती है स्टूडेंट्स, ऊर्ध्वाधर खड़ी हो जाती है। तो इसी वजह से क्या होता है, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों का जो नमन कोण होता है वो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। वो भाई ऊर्ध्वाधर खड़ी होगी तो भाई 90 डिग्री तो होगा ही ना। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, लेंज का नियम। भाई लेंज का नियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को लेंज का नियम भी अच्छे तरीके से कर लेना है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। 2010, 16, 19, 23, 24 में देखो पिछले ही साल आया, 24 में पूछा गया, यानी पिछले ही साल पूछा गया, तो काफ़ी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी है प्यारी प्यारी, लेंज का नियम। क्या डाल लेना है यहाँ पे डाल लेना आप लोगों को प्यारे प्यारे हेडिंग, लेंज का नियम, ठीक है। लेंज का नियम आप लोगों को यहाँ पे ऐसे डाल लेना है। इसके बाद इस पर आपको लिखना है, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती हैं जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती हैं। जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती हैं उसकी कारण का ये क्या करती हैं, विरोध करती हैं। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती हैं जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। देखो यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी पूछ सकता है ना कि लेंज का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण लेंज का नियम बताइए तथा यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, तो बस आपको प्यारे प्यारे अपने शब्दों में प्यारी प्यारी राइटिंग में आपको लिख देना है, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती हैं जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है और यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे तरीके से तैयार हो गया होगा, ठीक है। हमने 44-45 प्रश्न देख लिए हैं और भी प्रश्न हम लिख के लाएँ और भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो आई होप आप लोगों को लेंज का नियम भी अच्छे तरीके से तैयार हो गया होगा। ये बच्चों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो क्या कहते हैं अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ा दीजिए, क्योंकि बस अब यही अंत समय है। अंत भला तो भैया सब कुछ भला। अगर आप लोगों ने अंत अच्छे तरीके से कर दिया और अच्छे तरीके से अपने बोर्ड पे जो है पेपर में अगर अच्छे तरीके से पास हो गया तो भाई आपका नाम तो रोशन होगा ही होगा। हमारा भी थोड़ा बड़ा नाम रोशन हो जाए कि जो कि पिछले जो बच्चे आने वाले उसको बताएंगे नहीं, भले हमने NCERT वाले भाई यूट्यूब चैनल से पढ़ा है, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताते हैं। जो प्रश्न बताते हैं वो प्रश्न सच में एग्जाम में आते हैं। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे तो भाई हमारा भी कुछ ना कुछ नाम होगा, आपका भी नाम होगा, आपका स्कूल का नाम होगा, आपके मम्मी पापा का नाम होगा। तो आप लोग क्या करिए भैया, तो अपनी तैयारी को बहुत ही जोरों के साथ आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, और आप स्टार्ट कर देंगे ऐसी आशा तो मैं आप लोगों से कर ही सकता हूं भैया। तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, मतलब एकदम सब कुछ भूल जाइए, त्याग दीजिए और पढ़ाई पे आप लोग एकदम से बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखो अगला जो हम प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखें। तो भाई फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम है ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2010, 16, 20 और 22 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम लोग देख लेते हैं भैया। यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक दो बार लिख चुका है, अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित कर दे, तो यहाँ पे तो है, ठीक है, तो बीच वाली अंगुली चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। बताओ इतने आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है। इतना अगर आप लोग नहीं तैयार करोगे तो भैया क्या तैयार करोगे, ठीक है। तो देखो एक बार और पढ़ लेता हूँ। यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बीच वाली जो उंगली होगी वो चालक की प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। बस इतना ही आप लोग लिख देना है। तो आई होप बच्चों जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बच्चे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, तो उनको भी मैं अगली वीडियो पर ला दूंगा, नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप
मतलब कि गेस कर सकता हूँ कि भाई मैं ला दूंगा, ठीक है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि हर साल की बोर्ड परीक्षा में आती है, एक ही वीडियो पे कराने की कोशिश करूंगा, और जितने भी न्यूमेरिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको भी एक ही वीडियो पे कराने की कोशिश करूंगा, और भी जितने थ्योरी वाले प्रश्न उनको भी कराऊंगा। तो भैया आप लोग इस मेरे पैरेंट्स चैनल एनसीईआरटी वाले भैया को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसी तरह की आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।